पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम 2009, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा हेतु जो अध्यापकों की जो अध्यापक हैं उनके लिए जो प्रशिक्षण की उनकी जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसको 2009 के संदर्भ में हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इस प्रकार जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2009 में जो टीचर एजुकेशन है उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या जिसकी सिफारिश की गई है, उनमें किस किस प्रकार के सुधार की मांग की गई है उसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 अध्यापक शिक्षा हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो चालू किए गए थे। उसमें समय समय पर उन जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इसलिए लागू किया गया कि जो शिक्षक है बिना किसी अनुभव के अगर डायरेक्ट स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना अगर आते हैं तो उनकी जो शैक्षणिक क्रिया होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती। तो इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर टीचरों को सेवा पूर्व और सेवा समय दोनों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय परिषद 2009 में एक रूपरेखा तैयार की गई जो इस प्रकार जो इसमें यह था कि इन योजनाओं में जो सुझाव है वो था कि शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार की जाए और शिक्षा को एक बेहतर योग्य शिक्षक बनाए जाए। तो इसके लिए कोठारी आयोग में सन 1964 से 69 के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा है शिक्षक को एक क्या माना जाए, एक तरफ से विद्यालयी जो अकादमिक होते हैं प्रोग्राम होते हैं उनके साथ मुख्य धारा से इन्हें जोड़ दिया जाए और दूसरी ओर इसे स्कूली जीवन से जो जीवन तथा जो शैक्षिक जीवन होता है उनके शैक्षिक विकास उनके साथ इनको मुख्य धारा की ओर जोड़ दिया जाए। इस पर उन्होंने बल दिया है। यह चिंताजनक बात है जो आज शिक्षा की जो स्थिति है वो कैसी है, अत्यंत निम्न होती जा रही है। इस कारण से एक विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है जो शिक्षकों में जो विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है गुण है तो उन्हें प्रशिक्षण के दौरान दिया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण केंद्र है डाइट है, बीएड, एमएड ऐसे कई अलग अलग जो शैक्षणिक वो है जिसमें एनसीटी, एनसीईटी ये सब ने विशेष प्रयास किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इनकी समीक्षा करते हुए डॉक्टर राम मूर्ति जो है समिति उनकी सदस्यता में 1990 में कहा गया है कि शिक्षा में एक इंटर्नशिप पद्धति जो होती है उस पद्धति को उस ढांचा को इसमें लागू किया जाए जिससे शिक्षा में इंटर्नशिप के द्वारा जो शिक्षक है वो वास्तविक परिस्थिति से क्या हो जाएगा, रूबरू हो जाएगा। वास्तविक परिस्थिति में वो जो अपने व्यावसायिक अनुभव है उसको वो कर पाएगा। इसके लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा की है ना प्राथमिक मूल्य है उनके आधार पर होने चाहिए। शिक्षा में देखते हैं कि जिससे जो उनके जो मूल्य है उनमें समय समय पर शिक्षण क्या होना चाहिए, परिवर्तन होते रहता, उन परिवर्तन से भी उनको परिचित होना आवश्यक है। इस कारण अध्यापक के गुणों में विकास करने के लिए इंटर्नशिप पद्धति का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके विषय में इस शिक्षा प्रशिक्षण के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग प्रकार से मत को रखा है। इसमें मुख्य रूप से है डॉक्टर चट्टोपाध्याय आयोग के अनुसार जो चट्टोपाध्याय जी है उनका मानना है कि जो यदि शिक्षकों को स्कूल की से उम्मीद की जाती है, स्कूलों में से उम्मीद की जाती है शिक्षकों से कि वह जो पढ़ाने के उपागम है उनकी जो प्रक्रिया है उनमें अगर वो क्रांति लाए तो उसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों में पहले कॉलेजों में उसकी जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू हो, इस कॉलेजों से शुरू हो। तो इस कारण वो कहते हैं कि जो क्रांति है स्कूली शिक्षा में अगर परिवर्तन की उम्मीद की जाती है तो पढ़ाने के जो उनके उपागम है उनमें क्रांति लाने से पहले है कॉलेजों की जो शिक्षा है उसमें क्रांति लाई जाए। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा उसका जो है यशपाल समिति जो है 1993 में
उन्होंने भी यह बात को माना कि जो शिक्षक है, जो शिक्षकों की जो तैयारी होती है उसको अपर्याप्त माना है। उन्होंने उसको पहले कहा है कि जो अपर्याप्त रूप से जो स्कूल में जो जब पहुंच जाते हैं तो उसको अध्ययन अध्यापन की जो सुविधा होती है, गुणवत्ता जो है बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि उन्हें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता। तो इस प्रकार ये थे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का थोड़ा सा परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसको हम कहते हैं NCTE। NCTE राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्य धारा को साथ जोड़ता है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन देश के विभिन्न शिक्षकों के उसके नियोजन एवं उनके समन्वित क्रियान्वयन के लिए, विकास के लिए एक क्या है प्राप्ति के लिए, एक विकास की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक प्रणाली के मानकों को, मापदंडों को लागू किया गया। उसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अनुसार जो जिसकी जो गुणवत्ता है वो प्रशिक्षण के दौरान ही हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन स्थापना सन 1995 में हुई थी और यह राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में देश के विभिन्न जो शिक्षा है उनके नियोजित और समन्वित विकास के लिए आयोजित की गई थी और वही उसी के लिए ये जो गठन है उसको किया गया था। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में शिक्षा जो है उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। समवर्ती सूची के रखे जाने के कारण जो शिक्षा है उसके ऊपर विस्तृत नियम, नीतियों एवं निर्धारण जो होते हैं उनका एक ढांचा जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की जो नीतियां होती है, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं, उनके जो विभिन्न योजनाएं होते हैं उनका क्रियान्वयन जो प्रमुख होते हैं राज्य सरकार की उनके द्वारा किया जाता है। तो जो शिक्षक की जो समानताएं हैं उनको जो विशेषता है उनको हम सामान्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सेवा पूर्व शिक्षक और दूसरा सेवाकालीन शिक्षक। तो इस प्रकार सेवा पूर्व शिक्षक में के अंतर्गत जो सेवा में नहीं आए होते हैं उसके लिए पहले शिक्षा में आने से पूर्व की प्रशिक्षण, उसके लिए है सेवा पूर्व प्रशिक्षण में। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए सरकारी जो सरकार द्वारा सहायता एवं जो शक्ति स्वामित्व होते हैं, स्वामित्व पोषित, तो इस प्रकार तीनों प्रकार की जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो काम कर रही है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्राइवेट कॉलेजों में इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, सरकार के द्वारा होती है और तीसरा होता है स्वायत्त पोषित कार्यक्रम। तो इस प्रकार इनके लिए विभिन्न प्रकार के जो पूर्व सेवा शिक्षक होते हैं प्रशिक्षण का कार्य होता है, जिसमें विभिन्न स्तर पर पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, इन सभी स्तरों पर देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के दूरवर्ती शिक्षा है उसमें M.Ed, B.Ed, D.Ed और साथ ही B.Ped, M.Ed, M.Ped ऐसे जो शिक्षा है उनमें विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षार्थी है वो जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब देखते हैं हम सेवाकालीन शिक्षक। सेवाकालीन शिक्षक जो सेवा में है, जो समय किसी न किसी प्रकार की शिक्षा से संबंध में जुड़े हुए हैं, उन जो किसी प्रकार के प्रशिक्षण सेवा से पूरा नहीं कर पाए हैं उनके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के डाइट सेंटर के द्वारा प्रशिक्षण और जो है उसको लागू कर रही है, जिसमें सरकार उनको प्रशिक्षण देने का कार्य जो है वो करवा रहा है। तो डाइट मुख्य रूप से योग्य शिक्षकों को क्या कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, वो साथ ही साथ उन्हें प्राथमिक शिक्षा की कोई अनुभव नहीं होता है, उन शिक्षकों को डाइट के माध्यम से D.Ed करवाकर उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। अब हम देखते हैं शिक्षक शिक्षा की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उनमें कुछ उद्देश्य है। NCERT के कुछ प्रमुख उद्देश्य, NTFC के कुछ प्रमुख उद्देश्य में से है जो पाठ्यचर्या
पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का न तो शिक्षक का विद्यार्थियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही वहाँ के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षा की स्कूली व्यवस्था में जो उभरती मांग है, जो आज की शिक्षा में जो मांग है, उस मांग को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए। उसके लिए है शिक्षकों में विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण है उनका होना। तो शिक्षकों को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वह जो आज के जो अपने भावी विद्यार्थी हैं उनको एक योग्य नागरिक बना सके। तो उसके लिए NCFTE ने के कुछ प्रमुख उद्देश्य है जो इस प्रकार है। पहला है जिम्मेदार नागरिक। जिम्मेदार नागरिक बनाना शिक्षक प्रशिक्षार्थी को एक उत्साहपूर्वक सहयोगी और मानवीय क्रियाओं के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जो है अपनी संभावनाओं को जो पूर्ण विकास वो कर सके। फिर है हमारा पाठ्यचर्या में सुधार। पाठ्यचर्या में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम देखते हैं कि हमारे जो भी शिक्षक हैं ऐसे पाठ्यक्रमों से, ऐसे पाठ्यचर्याओं से जो व्यक्तियों के समूह द्वारा सक्रिय सदस्य बन सके, उनके साथ उनको जोड़ना, जो लगातार सामाजिक और विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत भावनाओं होते हैं, आवश्यकताएं होते हैं, उनको ध्यान में रखकर उनकी जो पाठ्यचर्या है उनमें सुधार किया जाए। फिर है सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान किस द्वारा हो सकता है? शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान। तो शिक्षक प्रशिक्षार्थी को सीखने के विषय का होना चाहिए, ताकि वह किस प्रकार जो शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अपनी जो प्रशिक्षण संस्थान में जो शिक्षा के जो गुण को सीखते हैं, किस प्रकार शिक्षण देना है, तो शिक्षण अधिगम के जो विभिन्न तरीके हैं सीख कर वो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको अच्छा बना सकता है। फिर है संवेदनशीलता का विकास। शिक्षक प्रशिक्षार्थी उन सामाजिक, पेशेवर एवं प्रशासनिक कार्यों के संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिससे वह काम करना चाहता है। तो अपने काम के प्रति उसे संवेदनशील होना चाहिए। फिर है वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान। जब तक शिक्षक जो है अपनी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपने सहयोगी प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षणार्थी के साथ जो विद्यालयों के साथ कक्षा में इस प्रकार की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। जब वह विद्यार्थी जब देखते हैं कि सामान्यतः इस प्रकार की जो प्रशिक्षार्थी है केवल सैद्धांतिक विषयों का ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जो व्यवहारिक जीवन है उनके साथ भी जुड़ना चाहिए, तो वो केवल सैद्धांतिक विषयों से ही उलझ कर रह जाते हैं। इसके लिए भी जरूरी है कि उन्हें अपने जो संवेदनशील प्रक्रिया है उसके साथ जोड़ा जाए। फिर है उसमें वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान। अब हम देखते हैं पेशेवर उन्मुखीकरण। पेशेवर उन्मुखीकरण में हम देखते हैं कि जो हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षकों को अपनी आकांक्षाओं की स्व समझ होना चाहिए, अपनी उन क्षमताओं का विकसित करना आना चाहिए, समझने का अवसर मिलना चाहिए, जिसमें जो प्रशिक्षार्थी है शिक्षक के रूप में पेशेवर उन्मुखीकरण के रूप में तैयार हो सके। अब है कला एवं सौंदर्य के प्रति विकास। तो कला एवं सौंदर्य बोध का विकास, जब तक कोई जो प्रशिक्षार्थी है कला एवं जो शिक्षण है उनके साथ अपना जो अपने संवेगात्मक पक्ष होते हैं, सौंदर्यात्मक समझ जो नहीं होती है उनको जब तक वह विकसित नहीं करता है तो वह अपने विद्यार्थियों को एक अच्छे शिक्षक के रूप में नहीं हो सकता। कला के माध्यम से शिक्षण के विद्यार्थियों की कला और जो ज्ञान है, सौंदर्य बोध है, उसका विकास वो इसके प्रशिक्षण के द्वारा ही कर सकता है। फिर है हमारा परामर्श और कौशल का विकास। जब प्रशिक्षार्थी, जब हम देखते हैं कि जो शिक्षक प्रशिक्षार्थी है उसमें समय समय पर कक्षा के दौरान शिक्षकों के समक्ष छात्रों के प्रभावित होकर वो जिससे संबंधित जो कार्य होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। शिक्षक के प्रभाव में आकर जो बच्चे होते हैं उनसे वो सीखते हैं। तो इस प्रकार जो अपने परामर्श को जो है वो अपने बच्चों को वो देते हैं, अपने विद्यार्थियों को देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के जो अपने
शिक्षण के युग जो परामर्श है उसको वो दूसरे जगह से सीख कर आए, प्रशिक्षण के दौरान सीख सके। तो ये है प्रशिक्षण। फिर है मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें सतत मानना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया इकट्ठा ना होकर कैसी हो, सतत हो, हमेशा होती रहनी चाहिए। तो मूल्यांकन की जो साल भर के वर्ष में या घटना के अंत में जो मूल्यांकन करते हैं उस प्रक्रिया को समाप्त करके मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो, सतत हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन है वो केवल मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक हो। तो ये थी हमारे जो एनसीईआरटी के जो मुख्य उद्देश्य थे। आइए अब हम देखते हैं जो अध्यापक शिक्षा हेतु जो एनसीईआरटी ने 2009 में प्रमुख जो कुछ सुझाव दिए हैं वो सुझाव क्या है ये देखते हैं। उसमें है पहला सुझाव अवधि में परिवर्तन। अवधि में परिवर्तन से मैं इंस्टीट्यूट जो एनसीईआरटी 2009 इसमें सब स्पष्ट रूप से शिक्षक के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनकी अवधि में परिवर्तन किया गया है। पहले यह कोर्स 1 साल का था, अब उसमें परिवर्तन करके 2 वर्ष की मांग की गई है। तो ये शिक्षक जो प्रशिक्षण की अवधि में भी परिवर्तन किया गया है, जिससे जो प्रशिक्षण है उसके दौरान उस समय में वो अच्छे से जो प्रशिक्षण है उसको सीख सके, शिक्षा की गुणवत्ता को वो है प्राप्त कर सकते, एक योग्य शिक्षक बन सके। दूसरा है हमारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन। पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन, अवधि में परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन की सिफारिश जो है 2009 में इसकी की गई कि पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाए। जो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थियों के जो प्रशिक्षार्थी हैं उनके जो अध्ययन शैक्षिक सिद्धांत जो है उसमें पूर्णता क्या हो, योग्य पूरी तरह वो जो पाठ्यक्रम है वो हो, जिसे वो सीख कर दूसरे के समक्ष अपने विद्यार्थियों को सिखा सके। फिर है अर्थपूर्ण इंटर्नशिप एवं विद्यालय अनुभव। हमें देखते हैं कि समय समय पर अनेक प्रकार के जो इंटर्नशिप होते हैं उसमें इनको भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। इंटर्नशिप के द्वारा जो पूर्व समितियों के विद्यालय के अनुभव होते हैं वो क्या है, पर्याप्त नहीं होते, इसलिए समय समय पर इंटर्नशिप में इनको भाग लेने के लिए मौका मिलना चाहिए, जिससे वो क्या होता है जाकर दूसरे की जगह जाकर वो उनको सीख सके। फिर है विद्यालय परिवेश के साथ इनका समन्वय। विद्यालय परिवेश में इनको समन्वय करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो प्रशिक्षक कार्यक्रम का उद्देश्य है शिक्षा का विकास करना, तो शिक्षा के विकास के लिए इन्हें अन्य विद्यालयों के साथ जो शिक्षक होते हैं उनके साथ इन्हें समय समय पर मिलने जुलने का अवसर मिलना चाहिए। विद्यालय में जो अनेक गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में इन्हें आने जाने का और उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे वो अन्य विद्यालयों के अध्यापकों के साथ समन्वय स्थापित कर सके। फिर है भाषा दक्षता पर बल। भाषा दक्षता पर बल से हमारा तात्पर्य है कि एनसीईआरटी 2005 में जो इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षक में भाषा का दक्षता होना चाहिए। जब तक जो भाषा के द्वितीय ज्ञान नहीं होगा तो वो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको पूरी तरह अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसके द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के द्विभाषी या त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत इनको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया पर बल। जो मूल्यांकन है वो इसके जो गुणात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, जो मूल्यांकन है वो इनके गुणों के आधार पर किया जाए। फिर है नेक्स्ट है सहभागितापूर्ण शिक्षण। शिक्षण जो है वो कैसी हो, सहभागिता पर आधारित हो। फिर है शिक्षण अधिगम केंद्रों की स्थापना। समय जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम केंद्र है उनकी स्थापना की जाए और इनमें उनको भाग लेने का मौका दिया जाए। साथ ही अब हम देखते हैं अगला कि जो है बुनियादी सुविधाओं पर बल। इनको विभिन्न प्रकार की जो प्रशिक्षण के दौरान जो बुनियादी शिक्षा है जो उनको सुविधा जो है मिलती रहे, तो इससे उनके जो प्रशिक्षण का कार्य है वो सही सही चलता रहे। अब है नेक के द्वारा मूल्यांकन। नेक शिक्षा के विभिन्न महाविद्यालय शिक्षा के लिए नेक का जो है मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है।
मूल्यांकन के आधार पर ही हम जो पाठ्यक्रम है उसको हम समन्वित करते हैं और उनकी अनुमति देने की बात भी कही गई है। अब हम देखते हैं अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रकार का आदान प्रदान या फेलोशिप। फेलोशिप यह होता है जो कुछ दिनों महीनों के लिए शिक्षकों को एक विद्यालय से एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है ताकि वह वहां रहकर वहाँ के जो विद्यालय से संबंधित जो चीजें उनको सीखे। फेलोशिप के आधार पर जो राज्य के द्वारा होता है इसका आदान प्रदान, शिक्षकों का आदान प्रदान होता है। यह अकादमिक सत्र में महीने का में 3 महीने का हो सकता है जिसमें शिक्षक को बेहतर जो गुण है वो सीखने का मौका मिलता है। तो ये थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के कुछ सुझाव जिसमें जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के जो सुझाव दिए गए हैं तो वो ये है। अब हम देखते हैं जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में जो कुछ हमें उद्देश्य है हमारा उसको लागू करने का उद्देश्य था यह है कि शिक्षा को पूरी तरह से शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जाए ताकि प्रशिक्षित जो शिक्षक है वो विद्यालय में अपने प्रशिक्षण के जो गुण हैं उनके द्वारा अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सके। थैंक यू।